अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। पाकिस्तान के आम इंतखाबात और पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से कल अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में ये जो समात हुई, जिसकी कुछ झलकियां अभी आप देख भी रहे थे। यहाँ पर अमरीकी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू ने गवाही पेश की और ये तमाम जो चीज़ें कल हुई ये एक मौजूए बहस बनी हुई हैं। इसकी गूंज आज भी पाकिस्तान में सुनाई दे रही है। एक रिएक्शन आया है फॉरेन ऑफिस की तरफ से, दफ्तर खारजा की तरफ से, और सियासी तौर पर भी बहुत सारे बयानात इस सिलसिले में आए हैं। इन तमाम चीज़ों को आज के प्रोग्राम में हम मौजूए बहस बनाएंगे। कल ये जो समात हुई है इसमें पाकिस्तानी इलेक्शन में बेज़ाब्तियों की तहकीकात न होने पर पाक अमरीका ताल्लुकात का मुस्तकबिल, ये भी ज़ेर बहस आया। उसके अलावा क्योंकि बहुत ही एक ब्रॉडर गुफ्तगू हुई और मुख्तलिफ मौज़ूआत ज़ेर बहस आए, इसमें 9 मई के वाक़यात के मुल्ज़िमान का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल भी ज़ेर बहस आया। सवाल किया गया डोनाल्ड लू से इससे मुतालिक भी, और पाकिस्तान में सेंसरशिप एक ख़ास मौजू था इस कल की हेयरिंग का। 9 मई के वाक़यात और सेंसरशिप के हवाले से जो मुतालबात हैं वो इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि यहाँ पर डोमेस्टिकली भी इस हवाले से डेवलपमेंट्स हो रही हैं। कल ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 9 मई के वाक़यात के केस में पुलिस की सरजनिश भी की गई और 5 मुल्ज़िमान को ज़मानत पर भी रिहाई का हुक्म दिया गया। और फिर कल ही हमने देखा सिंध हाई कोर्ट में जो सेंसरशिप का मामला है पाकिस्तान में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के हवाले से, वज़ारत दाखिला ने इस बात को तस्लीम किया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जो एक्स का प्लेटफॉर्म है, ट्विटर जिसको पहले कहा जाता था, ये खुफिया इदारों की रिपोर्ट पर बंद किया गया। अब जो अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में बहस हुई है इसमें कमेटी अरकान की तरफ से पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे के हवाले से भी बात हुई, प्रिजनर एक्सचेंज के हवाले से डॉक्टर शकील आफरीदी की रिहाई के हवाले से भी बात हुई, अमरीकी सफ़ीर की जो बानी PTI हैं उनके साथ जेल में मुलाकात करवाने के हवाले से भी मुतालबा सामने आया। तो ये तमाम चीज़ें जो यहाँ पर ज़ेर बहस आई हैं इसके ऊपर आज दफ्तर खारजा ने अपना रद्द-ए-अमल दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी कमेटी के इजलास में पाकिस्तानी इंतखाबी कवानीन के हवाले से मुतादिद गलत फहमियाँ दिखाई गईं। साथ ही पाकिस्तानी दफ्तर खारजा कहता है कि पाक ईरान गैस पाइपलाइन फैसला हुकूमत पाकिस्तान का अपना फैसला होगा। डॉक्टर शकील आफरीदी की हवाले से उन्होंने जो सवाल उठाया गया उस पर कहा कि इनको अदालत ने सज़ा दे रखी है और कैदियों के किसी भी बाहमी तबादले का मामला मीडिया पर गुफ्तगू में नहीं लाया जा सकता। अब हम ये देख रहे हैं जो सियासी रद्द-ए-अमल है उसमें शहबाज शरीफ साहब की जमात की तरफ से, मुस्लिम लीग नून की तरफ से इस समात में डोनाल्ड लू ने जो झूठ करार दिया साइफर के बयानिए को, इस बात को तो वेलकम किया जा रहा है। लेकिन पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा रज़ा रब्बानी साहब ने बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया। वो कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत, ये जो कल हुआ ये मुदाखलत है, और साथ ही कहते हैं कि आज इंतखाबात के मामले के ऊपर अमरीकी कांग्रेस में बात हो रही है तो कल पाकिस्तान के कौमी सलामती के मामलात के ऊपर होगी। IMF से पैसे लेने का मतलब ये नहीं कि कोई मुल्क अंदर पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत करे। PTI अलबत्ता इस मामले के ऊपर अब साबिक सफ़ीर असद मजीद से भी मुतालबा कर रही है कि वो डोनाल्ड लू के मौक़िफ़ की तरदीद या तस्दीक करें। प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि ये जो समात है इट्सेल्फ इसकी क्या अहमियत है, और अब जो यहाँ पर मुतालबा रखा गया और डोनाल्ड लू ने कैटेगोरिकली कहा कि बड़ा इन्हिसार होगा शफाफियत की तहकीकात करने का। इलेक्शन के जो पाकिस्तान में इलेक्शन हुए हैं इस पर आगे अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात किस तरफ जाते हैं, इन अ वे ये बात जो उन्होंने की है, इस तमाम के ऊपर हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। कुछ दीगर मौज़ूआत भी ज़ेर बहस होंगे और इस पे करने के लिए हमने दावत दी है पाकिस्तान के 3 मायानाज़ सहाफ़ी और तज्ज़ियाकारों को। हमारे साथ मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में आमिर इलियास राना साहब मौजूद हैं, आरिफा नूर साहिबा हमारे साथ हैं और आमिर ज़िया साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। आमिर ज़िया साहब, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। ये तमाम शख्सियात जिन्होंने कल अमरीकी कांग्रेस में बात की पाकिस्तान में मारूफ शख्सियात बन चुकी है। डोनाल्ड लू तो पहले से ही बड़े मारूफ हैं पाकिस्तान में, लेकिन दो तरह की, आमिर साहब हम देख रहे हैं आज पाकिस्तानी जो तज्ज़ियाकार हैं उनकी भी दो तरह की आरा सामने आ रही हैं। एक तरफ इसको मुदाखलत पाकिस्तानी मामलात में करार दिया जा रहा है, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर पाकिस्तान के अंदर मुबैना इंतखाबी धांधलियों के हवाले से बात हुई है। आपकी नज़र में क्या इसका इम्पैक्ट था और क्या अहमियत है इसकी मुस्तकबिल के हवाले से? देखिए, पहली बात हुई कि पाकिस्तानी हुकूमत को या पाकिस्तान को कई आजमाइशों का सामना है और इस हुकूमत को खुसूसन उसमें ज़ाहिर है कि एक दिगरगू मईशत एक है, उसमें सियासी अदम इस्तेकाम एक है, फिर एक जो सबसे बड़ा मसला उनके लिए हो गया कि अपने इलेक्शंस की इंतखाबात की क्रेडिबिलिटी को इस्टेब्लिश करना, मुल्क के अंदर भी और मुल्क से बाहर भी। मैं कई मरतबा ये मैंने तस्करा किया कि बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो परसेप्शन का खेल होता है और बाद औक़ात परसेप्शन जो है वो रियलिटी पे असरअंदाज हो रही होती है। तो अब ये दावा करते रहे कि हमने बड़ी ईमानदारी से और बड़े साफ शफाफ इंतखाबात कराए, लेकिन बदकिस्मती क्या है कि मुल्क में एक बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की और बैरून मुल्क का मीडिया हो गया या बैरून मुल्क के बहुत सारे कई ममालिक हैं कि वहां पर वो इन पे सवाल निशान उठा रहे हैं, जिसकी हमने एक शक्ल देखी जो लू साहब के बयान में आया।
और उसमें अब इसको कन्विंस करना पाकिस्तान को, ठीक है हम लोग ये कह के बिल्कुल, फॉरेन ऑफिस ने कहा कि जी मुदाखलत है पाकिस्तान के मामलात में, हमारे जो मुहिब वतन एलिमेंट है सियासत में और सहाफत में वो भी यही कह रहे हैं, हम भी यही कहेंगे कि ज़ाहिर है दूसरे मुल्क को नहीं करना चाहिए इस तरह की बात। लेकिन जब हम खुद एक लूज विकेट देते हैं, लूज बॉल करते हैं, तो फिर आप तनकीद की राहें खोल रहे होते हैं। एक तरफ हम बहुत सारी चीजों को, मतलब है कि हमने पूरे केस बनाया है साबिक वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ इसी बात के ऊपर, ठीक है ना, और उस चीज को हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा हाइप दी है हर सतह के ऊपर कि जनाब उन्होंने जो साइफर था उसको सही तरह से उसको संभाल के नहीं रखा और कॉम्प्रोमाइज किया। अब जाहिर है कि जब इतनी बात हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में उसकी हो गई है, तो किसी ना किसी हवाले से आप खुद, जब अमेरिका इतना ज्यादा जेर बहस आ गया, चाहे वो इमरान खान की वजह से आया या उनके ऊपर जो एक रद्द-ए-अमल आना तो उसकी वजह से आया, तो अमेरिका हमारे नेशनल डिस्कोर्स का हिस्सा है, और जब वो हिस्सा है तो ज़ाहिर है अमेरिकी भी कुछ ना कुछ बोलेंगे। उन्होंने तरदीद की अपनी कि जी उन्होंने बोगस करार दिया कि इमरान खान ने जो भी इल्जामात लगाए थे उसको बोगस करार दिया, उस पर तनकीद की लू ने, तो उसमें तो मेरे ख्याल में हमारी हुकूमत को जरा सा ढारस बननी चाहिए। लेकिन साथ साथ जो इंतखाबी अमल है उस पर तो बहुत सारे जो है बैनुल-अक़वामी फोरम्स हो गए, NGOs हो गई हैं, और वो है उस पर इतराज उठा रहे हैं, सवालिया निशान उठा रहे हैं, और कई पाकिस्तानी भी उठा रहे हैं। हम देखें किस तरह से उसको मुतमईन करते हैं, क्योंकि ये मामला जो है अभी मेरे ख्याल में आगे चलेगा और पाकिस्तान में मुसलसल सियासी अदम इस्तेहकाम का बाइस भी बना रहेगा। जी ठीक है सर, मैं इसमें मुख्तलिफ हवालों से बात करना चाहती हूँ, तो मैं आगे जाके कुछ बातें जो वहाँ पर कही गई उस पर कैटेगोरिकली भी आपसे चाहूँगी, एक एक पॉइंट पे आप बात करें। राना साहब, PTI, एक तो जो बात आमिर साहब ने की कि परसेप्शन के एतबार से वावेला तो पूरी दुनिया में हो गया पाकिस्तानी इंतखाब के हवाले से, साख ये जो हुकूमत की है वो भी एक ज़ेरे बहस आ गई एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। सो इसको एक अचीवमेंट अगर PTI अपनी समझे कि हम इतनी तो सख्त रखते हैं, खा उसमें लॉबिंग इन्वॉल्व हो या कुछ भी हो, कि पूरी दुनिया में तहलका मचा देंगे हमारे साथ अगर यहाँ पे धांधली हुई तो। नहीं, उन्होंने उठाया मामला, बिल्कुल इसमें तो कोई शक नहीं है। उन्होंने $25,000 पर मंथ पे लॉबिंग फर्म में हायर की, वो चीज़ें पेपर सब आए थे और वो लेके आए। लेकिन असल में डोनाल्ड लू को अगर हम देखें तो उन्होंने सबके हाथ में ना कुछ लॉलीपॉप दे दिया। PMLN भी खुश है, PTI भी खुश है, और फौजियों को भी उन्होंने बचाया कि मैं 31 साल पहले भी वहाँ था और देख रहा था, तो यहाँ पे यूं ही चलता है। इंसानी हकूक़ पे अगर हम जाएं तो वहाँ वो लोग सवाल उठा रहे थे इमरान खान के लिए जो खुद गज़ा में बमबारी, कारपेट बमबारी की हमायत कर रहे हैं। वहाँ पे भी कोई सारा कुछ अच्छा नहीं है जिनको हम यहाँ डिस्कस करने लग के बैठे हैं। वहाँ पे भी बिल्कुल बड़ी बहस होती है, खुल के होती है कि भाई अब पहली दफ़ा वहाँ पे इसराइल की मजम्मत भी शुरू हुई है, लेकिन उनके हामी भी बहुत हैं। अब जो मुसलसल हम चीज़ें लेके चले, और PTI ने ख़ास तौर पे, चूँकि बड़ी फ्रैंक सी बात है, उन्होंने इसे बूम दिया था कि जी बस आज तो पता नहीं इंतखाबात का ना वहीं से वीटो पावर हमारे लिए आ जानी है, तो नहीं मिली उन्हें। अब वो दूसरी तरफ चले गए कि जी देखें हमने भी मानी थी, जब हमने डिमार्च किया तो मुदाखलत की बात कही थी, हमने कहा था साजिश नहीं है, और यही बात डोनाल्ड लू ने कही कि हमने कोई साजिश नहीं की। अब मेरे लिए या आपके लिए हर एक का अपने अपने सोचने का तरीक़ाकार है कि कौन कैसे सोच रहा है। इशू वो है जो रज़ा रब्बानी ने बात कही, लेकिन इक़्तिदार आला हमारा कब था, हम जिसको सॉवरेनिटी कहते हैं, वो कब है हमारे पास? जब IMF ने ऑर्डर किया और इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, उन्होंने लेना था तो स्टेट बैंक को गिरवी रख दिया। स्टेट बैंक के तमाम इख्तियारात हुकूमत पाकिस्तान से निकल चुके हुए हैं। तो यहाँ मुख्तलिफ हुकूमतों में मुख्तलिफ औकात में ऐसे ऐसे काम हुए हैं कि बंदा अगर इकट्ठा करना शुरू करे तो हम हैं क्या? बैसियत कौम तो हम कहीं पे कोई वजूद रखते ही नहीं है किसी भी चीज़ में। हमारे ऊपर जो मर्जी ठट्ठा उड़ा ले, क्योंकि हम इस काम के लिए खुद को पेश करते हैं और हर दौर में करते हैं। आरिफा, अब ये जो बात आमिर साहब कह रहे हैं, रज़ा रब्बानी साहब अंदरूनी मुदाखलत की बात कर रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं पाकिस्तानी मामलात में, बल्कि जिस खदशे का इजहार रज़ा रब्बानी साहब कर रहे हैं कि कल को हमारे कौमी सलामती के मामलात में मुदाखलत ना हो, ये भी कोई अनहोनी बात नहीं है। माजी में हो चुका पाकिस्तान की जो अंदरूनी सिक्योरिटी मामलात हैं उसमें तक में हमने देखा एक इनपुट रहता है इन ममालिक का। लेकिन आपकी नज़र में ये जो डेवलपमेंट है इसमें हासिल वसूल कुछ है या बस एक ग्लोबल लेवल के ऊपर बातचीत हुई है हमारे मामलात के हवाले से? सिवाय मामला एक दफ़ा फिर ECP को रेफर किया गया, जो बात की गई वो यही कहा गया कि मुतालबा करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है इसकी शफाफ तहकीकात करे। सेकेंडली, डोनाल्ड लू को दुनिया को ये बताने का भी मौका मिला कि उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगा उससे उनकी और उनकी फैमिली को की जान को खतरात लाहक हो गए, जो वो अमरीकी पुलिस के पास भी ये मामला लेके गए। सो आपको ये, आप किस तरह देखती हैं, इसकी क्या अहमियत रही आपकी नज़र में? शुक्रिया अब साहब। देखें, जैसे कि बाकी भी कॉलीग्स बात कर रहे हैं कि
पाकिस्तान के अंदर जो मुदाखलत का इशू है वो तो मेरे ख्याल में कोई नई बात नहीं है। रज़ा रब्बानी साहब को आज बहुत तकलीफ हुई, मगर जब कॉन्डोलीसा राइस ने या बाकी जो अमेरिकन ऑफिशियल्स थे जिन्होंने किताबों में जिक्र किया, इंटरव्यूज में जिक्र किया कि किस तरह मुशर्रफ और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के दरमियान मामला तय किए गए, उसके अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट भी शामिल थी, अमेरिकन गवर्नमेंट भी शामिल थी, वो ये सारे उसमें मुलव्वस थे। जब वो वापस आई, जब वो इलेक्शंस का हुआ, तो तब क्या हमारी सॉवरेंटी तब मुतासिर नहीं हुई? ये कोई नई बात नहीं है, हर दफ़े इस तरह के मामलात होते हैं। जब मुशर्रफ साहब ने अपनी किताब के अंदर लिखा कि हमने खुद पाकिस्तान से लोग उठा के अमेरिका के हवाले किए और उनकी एवज में पैसे लिए, वो क्या था? सो इस तरह के देखें, पाकिस्तान में बहुत वाकयात हैं, ये कोई नई बात नहीं है। चाहे साइफर की हो, चाहे हम साजिश माने या मुदाखलत माने, हमें मालूम है कि अमेरिका का कितना इन्फ्लुएंस होता है। अब वजीर आजम कोई बनता है तो वो अमेरिका के दौरे करता है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है तो अमेरिका जाते हैं, फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पता नहीं कितने उन्होंने विजिट्स किए अमेरिका के। तो इसमें तो कोई नई बात ही नहीं है मेरे ख्याल में। ऑब्वियसली जब हम इस तरह की एक डिस्कशन हो रही है इलेक्शंस पे कांग्रेस में, तो उसको हमें इतनी कोई खास अहमियत नहीं देनी चाहिए। ऑब्वियसली एट वन लेवल इट शोज उनके जैसे पाकिस्तानी एक्सपर्ट जो है वो, उनकी वहाँ एक इतनी ऑर्गेनाइजेशन है कि वो कांग्रेस में कन्विंस कर सकते हैं लेजिस्लेटर्स को कि वो इकट्ठे बैठे, वो ये डिस्कस करें इशू, क्योंकि उनका कहा जा रहा है कि काफी इसमें उस तरह से एफर्ट था। मगर दूसरी तरफ जहां इलेक्शंस की बात है, डोनाल्ड लू साहब जो कहें या ना कहें, क्या हम लोगों को नहीं मालूम कि इलेक्शंस में क्या हुआ है? और क्या हमें नहीं मालूम कि इलेक्शंस के अंदर धांधली हुई या नहीं हुई? इलेक्शन से पहले क्या हुआ, इलेक्शंस के बाद क्या हुआ, इलेक्शन के दिन क्या हुआ? और ये जो लड़ाई है ना पाकिस्तान की जमहूरियत की, ये पाकिस्तानियों ने ही लड़नी है और हम ही लड़ेंगे, और हम इसमें से कुछ निकलेगा तो वो भी हमने ही निकालना है। अमेरिका की मदद ना तो मेरे ख्याल में हमें इससे कोई उम्मीद रखनी चाहिए। और अगर हम खास तौर पे अगर हम माजी देखें पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात का देखें, अमेरिका ने तो पाकिस्तान के अंदर हर मिलिट्री डिक्टेटर को सपोर्ट किया है। कोई 8 साल बैठा, कोई 11 साल बैठा, उन सबको खुले दिल से अमेरिका ने एड दी, उनको वेलकम किया वॉशिंगटन डीसी में, व्हाइट हाउस में, उनकी तारीफों के पुल बांधे, बल्कि कभी उस किस्म का रिसेप्शन उन्होंने सिविलियन पॉलिटिशियंस को नहीं दिया। तो अमेरिका के साथ ये जो हम उम्मीद लगाएं कि वो आके कोई पाकिस्तानी जमहूरियत के लिए काम करेंगे, तो आई थिंक ये हम सबकी गलत फहमी है। ये हमारी लड़ाई है, हम खुद ही लड़ लेंगे, और हमने पहले भी खुद लड़ी है और आगे भी खुद ही लड़ेंगे। आमिर ज़िया साहब, लेकिन पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से बहुत सारी चीज़ें ऑन द फेस ऑफ इट भी कहनी पड़ती हैं। जो डोनाल्ड लू साहब ने कल बात की है, वो ये कहते हैं कि ये जब उनसे ख़ास तौर पे ये सवाल हुआ कि अगर इलेक्शन कमीशन नाकाम रहता है शफाफ तहकीकात में, तो क्या इसके जो असर होगा पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात पे, तो ये कहते हैं कि ये एक रुकावट बनेगा 76 साल ताल्लुकात के हवाले से अगर पाकिस्तान अपहोल्ड नहीं करता जमहूरी और आइनी अक़दार को। साथ ही वो कहते हैं कि इट विल रिटार्ड आवर एबिलिटी टू हैव द टाइप ऑफ रिलेशनशिप वी वांट विद पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी मैटर्स, बिजनेस फ्रंट पे, पीपल टू पीपल, हर सतह के ऊपर उन्होंने बात कर दी। बस ये जवाब के तौर पे ये बात उनकी तरफ से की गई, या आप समझते हैं कि बतौर जो ओहदा वो रखते हैं ये अमरीकी रियासत का ये सोच पाई जा सकती है, इन ताल्लुकात पे इन्हिसार होगा इन इंतखाबी तहकीकात पे? मैं ये नहीं कहते कि सिंगल पॉइंट होगा ये जो तहकीकात इंतखाबात में, लेकिन जो आरफा ने बात की वो बड़ी अहम है। बात ये होती है कि स्टेट क्राफ्ट के अंदर जो है वो जमहूरियत या इंसानी हकूक जो है वो पसे पुश चले जाते हैं और रियासती मफादात सबसे आगे होते हैं। और अमेरिका के बारे में बिल्कुल है कि जब उनके मफादात होते हैं, अफगान वॉर जब सोवियत यूनियन के खिलाफ हो रही थी, पाकिस्तान की जरूरत थी, फिर दहशतगर्दी के खिलाफ जरूरत थी, तो हमारी जरूरत थी, तो वहां पर इन्होंने ये नहीं देखा कि जी हुक्मरान फौजी हैं या सिविलियन है, और उन्होंने देखा कि जी हमारी रियासत का मफाद क्या है। अच्छा, लेकिन आज हकीकत ये है कि मुशर्रफ साहब के जमाने से जब बुश साहब की हुकूमत थी, उस वक्त से अमेरिका के अंदर जो है एक बहुत ही बड़ी तब्दीली आई है कि जिसमें पाकिस्तान जब नॉन नेटो अलाय भी था इनका, उस वक्त भी आप याद करें कि पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस थी वो बतदरीज कम होना शुरू हो गई थी।
और उनका पूरा इंहिसार अमेरिका के इस खित्ते के हवाले से और आगे चीजों को देखने के हवाले से भारत पे बनता गया है और अब वो उनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। तो पाकिस्तान की वैसे ही अभी जो है अहमियत कम हो चुकी है, हमारी उनके साथ जो है वो वाले ताल्लुकात नहीं हो सकते जो 60 की दिहाई में, 80 की दिहाई में या 2000 के दौर में रहे जब वॉर ऑन टेरर हो रही थी। तो पाकिस्तान अब उनका एक सेकेंडरी पार्टनर है, उनको बस हाँ एक बड़ी रियासत है, न्यूक्लियर पावर है, तो उसको कंटेन करना है, मैनेज करना है, कोलैप्स नहीं होने देना, लेकिन उनके बहुत ज्यादा स्टेक्स नहीं है पाकिस्तान में। तो हम जो समझते हैं कि जी यूनिवर्स जो है वो रिवॉल्व अराउंड करता है पाकिस्तान या अमेरिका का जो सबसे बड़ा मकसद वो होगा, मतलब एजेंडा जो है वो पाकिस्तान को मैनेज करना होगा, गालिबन आज ना हो। तो हो सकता है कि वो आपको इग्नोर भी कर दें, वो छोड़ भी दें, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जो मगरबी ममालिक के सफारतकार हैं, माफ कीजिएगा, पाकिस्तान में जितने हम मईशत के हवाले से परेशान है वो भी बहुत परेशान है। और आप चाहे वो अमरीकी सफीर की वो देखें, एक्टिविटीज देखें, वो मिल रहे हैं जिस तरह से बिजनेसमैन से, हमारे सरकारी ऑफिशियल से, और इसी तरह बरतानिया की जो हाई कमिश्नर है उनकी भी अगर आप देखें तो वो लोग दे आर मोर कंसर्न अबाउट पाकिस्तानी इकोनॉमी कि जितना वो लोगों से बात करेंगे जी किस तरह ठीक होगी, क्या होगी, क्योंकि हमें कमजोर, हमारी मईशत कमजोर है। हम सबको दावत देते हैं कि जी मशवरा दें, फिर कल को आके इतराज भी करेंगे आप पे, कोई ना कोई वो भी करेंगे, दबाव भी डालेंगे, लेकिन ये जो आरफा ने बात की, मैंने कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज से। आई टोटली एग्री विद दैट। जी ठीक है सर। अब जो बैनुल अक़वामी सुफरा यहाँ पर एक्टिविटी आजकल उनकी जारी है, मैं आमिर साहब इसमें ज़रूर ये ऐड करना चाहूँगी कि एक तरफ EU से लेकर हर सतह के ऊपर IMF के साथ भी PTI ने उनके हेडक्वार्टर के बाहर एहतजाज किया, लेकिन हम अगर देखें तो अभी जो मौजूदा सेटअप है इनके वज़ीर ख़जाना को वो मुकम्मल तौर पर इंडोर्स करते हुए नजर आ रहे हैं। 2-3 दिन में 2-3 मुलाकातें उनकी जो हुई हैं उसमें उनके ऊपर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है, हालांकि वो एक टेक्नोक्रेट हैं। आमिर साहब, अब PTI के लिए मैं ये बात करना चाहूँगी कि क्या आपकी नज़र में रास्ते हैं? इलेक्शन कमीशन और उससे रिलेटेड कोई तहकीकात के ऊपर तो वो यकीन नहीं करेंगे, लेकिन कल खान साहब की तरफ से दरख्वास्त दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें कैटेगोरिकली एक मुतालबा किया गया है कि गैर जानिबदार जज साहिबान पे मुश्तमिल एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए। आप समझते हैं कि ऐसा जुडिशल कमीशन दो चीज़ें हैं। देखिए, अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम के साथ कल हम अफ्तार पे थे। अच्छा, बरतानवी सफ़ीर हों, जापानी हों, चाइनीज़ हों, गल्फ़ के हों, सारे के सारे सब जगहों पर मिल रहे हैं। और वो अमेरिकन सफ़ीर अब जा रहे हैं कुछ छुट्टियों पे, और ज़ाहिर है कि अपने स्टेट डिपार्टमेंट को रिपोर्ट भी करेंगे, जो जाके डीब्रीफ करेंगे सब चीज़ों पे। कोई चीज़ हमारी छुपी नहीं हुई, और हमारे जो सिफारतकार जो ख़ास तौर पे जिसको कहते हैं ना गोरी चमड़ी, उनको हमारे यहाँ ज़्यादा ब्रीफ किया जाता है बाकी अपने लोगों की निस्बत। तो उनके पास ब्रीफ हैं, कोई चीज़ नहीं छुपी हुई कि इलेक्शन से पहले क्या हुआ था, बाद में क्या हुआ था। वो सब अपने अपने मुल्क के मफाद के तहत चाहेंगे। ये हम हैं, ओहो जी अमेरिका हमारे साथ है, तो हमने उनको भी जादी बना लिया था अपने साथ ज़िया-उल हक के दौर में। मुशर्रफ को वो हाथ मिलाने के लिए और तस्वीर बनाने के लिए क्लिंटन तैयार नहीं थे, लेकिन जब ज़रूरत हुई तो वो नॉन नेटो अलाई भी बना दिया, सब कुछ कर दिया। अब जो PTI ने दरख्वास्त की है, मुझे बताएं कि वो जो काजी फायज़ ईसा चीफ जस्टिस है, उन्होंने कुछ अर्सा पहले एक कमीशन के ऊपर वापस लिखा था कि ये काम गवर्नमेंट के बनाने का है, खुद सुप्रीम कोर्ट नहीं बना सकती। PTI को असल में आदत है 184(3) वाले चीफ जस्टिस साहिबान की, कि दरख्वास्त लिखने से पहले जज और अमला तैयार बैठा है, आप दरख्वास्त लिखें और आ जाएं, हम वेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा, ना ही ये सुप्रीम कोर्ट का मैंडेट है और ना वो 184(3) में घुस रहे हैं बार बार। ये चीज़ें काजी फायज़ ईसा से लेके आप पीछे भी देख लें, जब प्रेशर आया तो वो भी रुक गए थे, अता बंदयाल साहब भी, कि वो चीज़ों को उस तरह नहीं लेके गए थे। देखे ना वो 27 सफ़े का फैसला हम कहाँ लेके जाएं जो 14 मई के लिए लिखा उन्होंने। कोई बात करता है कि वो फैसला था, लेकिन उस दौर से सुप्रीम कोर्ट की और इससे एक्सपेक्टेशंस भी तो मुख्तलिफ हैं। एक्सपेक्टेशन आपको कानून और आइन के दायरे में रखनी है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ अर्सा पहले कुछ और थी, कि आप चलते नहीं थे, आपको फोन आता था, हम बैठे हुए, वो जो खोसा साहब ने किया था, मतलब ये वो दौर गुजर गया है। यहाँ पर सर गैर जानिबदार का लफ्ज ना लिखते, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान उन्होंने जानबूझ के जिस तरह काजी फायज़ ईसा को गुलजार साहब ने साइड लाइन किया था कि आप इमरान खान के केस नहीं सुनेंगे और मैं सारे सुनूंगा, ठीक है, ये भी वही बात है कि गैर जानिबदार। भाई सुप्रीम कोर्ट में जो जज बैठे हैं वो गैर जानिबदार, आप माने ना माने, वो गैर जानिबदार हैं या नहीं है, वो जज हैं। ये चीफ जस्टिस ने फैसला करना है कि बेंच कौन सा किसके हवाले करना है। ये तो वो डिक्टेशन कर चुके थे, इन्होंने आके अलबत्ता 3 रुकनी कमेटी बना दी कि जब इस किस्म के केसेस आएंगे तो उनके ऊपर फैसला 3 रुकनी जज करेंगे। इन्होंने तो अपना इख्तियार वो तो ला को भी सस्पेंड कर गए थे, इन्होंने अपहेल्ड किया। मेरे ख्याल में PTI के लिए वाहिद रास्ता पार्लियामेंट के अंदर उनकी जो क़यादत मौजूद है उसके ज़रिए और बाहर जल्द से जुलूस,
दोनों को मिला के अगर वो कोई अपने लीडर के लिए फायदा ले सकते हैं तो लें, अदरवाइज ये इनकलाब तो नहीं आ रहा। चलें, अब अरफा, पार्लियामान के अंदर वाला ऑप्शन तो फिर भी बज़ाहिर नजर आता है, लेकिन जलसे जुलूस की तो पीटीआई को उस तरीके से इजाजत नहीं मिल पा रही अभी तक। सो आप समझती हैं कि इन दो ऑप्शंस में से किसी एक के साथ ही जाना पड़ेगा, या सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखना दुरुस्त है अब खान साहब का? देखिए, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जहाँ तक मेरा ख्याल है वो शायद सारे ऑप्शंस ट्राई करेगी। देखिए, वो अदालतों में भी जिसको कहते हैं धक्के तो कब से खा रहे हैं ना। अब चाहे वो इमरान खान साहब के केसेस हों, चाहे वो उनके इलेक्शंस रिलेटेड केसेस हों, वो हर जगह जहां उनको मौका मिलता है वो पिटिशन दायर करते हैं, वो वहां भी कोशिश करते हैं। फिर ऑब्वियसली पार्लियामेंट में भी इस वक्त वो जमात मौजूद है, और साथ में जैसे आप कह रही हैं कि उनको इजाजत नहीं है, मगर मेरे ख्याल में उनको बिल्कुल इजाजत होनी चाहिए जलसे जुलूस करने के लिए। और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं, ये मैं इसलिए बात कहती हूँ क्योंकि मेरे ख्याल में हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, आईनी मुल्क है, आईन मौजूद है, उसके तहत हम सबको इजाजत होनी चाहिए कि हम जिस मर्जी जमात को ज्वाइन करें, हम जिस मर्जी आइडियोलॉजी में बिलीव करें, और हम जलसे जुलूस करें। और वो जलसा जुलूस जो है वो करने का इख्तियार न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास होना चाहिए, मेरे ख्याल में वो बलोच लोगों के पास भी होना चाहिए, वो पीटीएम के अगर कोई मेंबर्स हैं तो उनके पास भी होना चाहिए। ये पाकिस्तानी शहरियों के हकूक हैं, ये ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई खास हकूक है, और ना ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए कोई खास हकूक है। हमने बहुत ज्यादती की, 10 महीने एक जमात को हमने नहीं इकट्ठा होने दिया। देखें, ये पाकिस्तानी उनके सपोर्टर्स का जो है वो पाकिस्तानी शहरियों, उनके हकूक है ना, ये कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई स्पेशल लॉज या रूल्स तो नहीं बन रहे। तो हम कैसे कितनी आसानी से अब इस मुल्क में ये कह देते हैं कि जी एक जमात जो है उसको नहीं इजाजत होनी चाहिए कि वो जलसे करे, सेक्शन 144 लग जाएगा, या वो इकट्ठे नहीं हो सकते। ये गलत है, क्योंकि जब हम ये बात करते हैं तो हम पाकिस्तानी शहरियों के हकूक जो है उनको हम रोक रहे हैं। सो मेरे लिए तो इट्स जिसको कहते हैं ना नो ब्रेनर। होना तो बहुत कुछ भी चाहिए आरफा। पाकिस्तान में बहुत सारी सिविल हैं जिनके ऊपर सवाल रहता है, लेकिन ये एक आजकल जो तर्ज है वो यही है कि एहतजाज किया जाएगा तो रूथलेसनेस से आपको जवाब दिया जाएगा। शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे तो बात करेंगे। आज हौसला अफजा हमने मनाजिर देखे जहां प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ चारों सूबों के वज़राए आला मौजूद थे। तो क्या ये समझा जाए कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला की जमात का जो इख्तलाफ है, इस हुकूमत की साख के ऊपर जो सवाल है, ये पॉलिसी फैसलों तक नहीं है? इस हवाले से हम यकजहती देखेंगे। तो क्या इन मनाजिर के से क्या मकासद और क्या इसका मतलब समझा जाए, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद इसको डिस्कस करेंगे। के बाद खुश आमदीद। आज SIFC का जो इजलास था उसमें हमने मनाजिर देखे जहां प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ चारों सूबों के वज़राए आला मौजूद थे, समेत खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर। आमिर ज़िया साहब ये जाहिर कर रहा है, और इससे पहले भी क्योंकि अली अमीन साहब ने अपने मुतालबात लेकर खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से मिले थे। सो ये अब जो इस्तेहकाम की बात हो रही है, बुनियादी पॉलिसी के हवाले से बात हो रही है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन की, बहुत से मामलात हैं जो हुकूमत को करने हैं, निपटाने हैं। सो आप समझते हैं कि इसमें यह जाहिर कर रहा है कि पॉलिसी डिसीजंस के ऊपर तो PTI अपने इख्तलाफ के बावजूद उनके सूबाई वज़ीर आला हुकूमत के साथ होंगे? तो ये हौसला अफजा बात है? नहीं, यकीनन हौसला अफजा बात है। ऑप्टिक्स अच्छे हैं, लेकिन अगर इससे हम ये नतीजा निकालें कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा, जब तक कि आप उन तजादात को हल नहीं करते वो बड़ा मुश्किल है। यहाँ पे KP हुकूमत की मजबूरी है कि उन्हें वफाक से बात करनी है और करनी चाहिए। उनको फंडिंग की जरूरत होगी, बहुत सारे तरक्याती मनसूबों में मदद की जरूरत होगी, और फिर उनको ये भी इंश्योर करना है कि आप कंट्रडिक्शन को इस हद तक ना बढ़ाएं कि कहीं को ये ना हो कि जी उस हुकूमत से भी आप जाएं, क्योंकि जो आजकल मूड है और जो PTI के हमने देखा है कि खिलाफ इस वक्त एक वो बना हुआ है, मिजाज बना हुआ है कि जमा मकाम उसके खिलाफ है, सियासी एस्टेब्लिशमेंट उसके खिलाफ है, हमारे इदारे उसके खिलाफ हैं, तो उनको बड़ा फूंक के जो है कदम उठाने हैं। और जिस तरह की मुहिम जोई उन्होंने की माजी में, और अगर वो मजीद करते हैं तो उसका उनको नतीजा उनके खिलाफ होगा। तो यहाँ तक तो एक बात समझ में आती है, लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए कि जो बहुत एक क्लियर है कि PTI का मसला ये है कि उस पे जब क्रैकडाउन हुआ तो जितने उसमें मॉडरेट लोग थे वो तो छोड़ के जा चुके हैं, ठीक है ना, जो लोग सॉफ्ट फेसेस हुआ करते थे, अब उनके पास रह गए हार्ड लाइनर्स।
हार्डलाइनर की एक सूरत आप अमीन गंडापुर की शक्ल में देख रही हैं। तो ये उनकी जो लोग शिकायत करते हैं ना कि जी जो पीटीआई है बहुत ही अग्रेसिव स्टांस ले रही है, बहुत ही जो वो बात करते हैं तसादुम की बात करते हैं, बहुत ही हाई पिच से बात करें, उसकी वजह भी हमें समझ में आनी चाहिए कि जो इत्तेदाल पसंद लोग थे वो तो पार्टी का हिस्सा नहीं है। वो जो मुख्तलिफ जब रिस्ट्रक्चरिंग हो रही थी पार्टी की या क्रैकडाउन हो रहा था, वो तमाम के तमाम छोड़ के चले गए या उनसे पार्टी छुड़वा दी गई। तो अब पीटीआई का एक ही चेहरा है, वो चेहरा जो है वो अग्रेसिव चेहरा है, उसमें जायरानापन है। लेकिन खुशाइन बात है कि बैठे हैं वजीर आजम के साथ, लेकिन अब हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इस अपॉर्चुनिटी को किस तरह से इस्तेमाल करती है। यहाँ पर उनको एक विंडो मिली है कि जहां पर पीटीआई को आप मेन स्ट्रीम में लेकर आए और उसको जो एक गलत उसको एक एहसास जो है कि जी हमें उसका लेजिटिमेट ग्राउंड नहीं दिया जा रहा है सियासत करने का, वो जब तक उनको नहीं मिलेगा उस तब तक जो आप समझे मुल्क में इस्तेकाम आ जाए वो बड़ा मुश्किल है। तो क्या गिव एंड टेक होता है, जाहिर है कि पीटीआई तो पूरा मुस्तरद करती है इलेक्शंस को, तो वो तो जाहिर है कि हुकूमत के लिए नाकाबिल कबूल होगा, लेकिन उसके अलावा क्या कर सकते हैं उनको बनाने के लिए, वो तसल्ली से हौसले से पार्लिमानी पॉलिटिक्स का हिस्सा भी बने, ठीक है एहतजाज भी करें, बयानात भी दें, लेकिन साथ साथ सिस्टम को कम से कम डिस्टर्ब ना करें। जी ना करें। राना साहब, हम अक्सर पीटीआई के हवाले से तो बात कर रहे होते हैं कि उनका अंदाज कैसे मुख्तलिफ होना चाहिए था, पहले कितना एग्रेसिव था, लेकिन बहुत सारी चीज़ों के ऊपर क्या इस हुक्मरान जमात को नहीं गौर करने की ज़रूरत इस वक्त, जहां पर 9 मई के हवाले से जो भी बयानियां है उसके अंदर जो लीगल मामलात हैं, मिलिट्री ट्रायल्स हैं, वो एक तरफ हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपने कार्रवाई देखी है, किस किस्म के अदालत की तरफ से रिमार्क्स आए, जिन 5 मुल्जिमान को बरी किया गया, पुलिस की सरजनिश की गई, और दूसरे मौके के ऊपर हम देख रहे हैं कि जहाँ एहतजाज की बात होती है तो हम रूथलेस हो जाएंगे अगर आपने किसी भी तरह मुदाखलत करने की कार्य सरकार में कोशिश की। एक मुख्तलिफ अंदाज भी हो सकता है अग्रीव्ड पार्टी को एहतजाज के लिए वेलकम करने का कि आप एहतजाज ज़रूर करें, जैसे आरफा साहबा गुफ्तगू कर रही थी कि किसी भी जमहूरी माशरे के अंदर एक बुनियादी राइट होता है। कुछ अपने अंदाज तब्दील करने की हुकूमत को ज़रूरत है, पंजाब और विफाक दोनों को। देखें, सबसे पहली बात तो यह है कि जब आप बात करेंगे ना हुकूमतों की, तो विफाक बड़ा भाई है, तो उसको तो बिल्कुल बड़ा हौसला भी दिखाना है और शहबाज शरीफ दिखाएंगे भी सही। लेकिन जब आप सूबों में अपने अपने हकूक़ की बात करेंगे, गंडापुर साहब का एक पॉलिटिकल बयानिया है जिसमें वो मरियम नवाज़ पे बरस रहे हैं, उनके वारंट अदालत ने निकाले हैं, मरियम नवाज़ ने नहीं, और ना ही पंजाब में यूं इस तरह का काम हुआ कि इन्होंने आके उनके वारंट निकाल दिए। उन्होंने जवाबन गुस्से का इज़हार किया, उन्होंने कहा करप्शन पे ईंट मार दो, सर फाड़ दो, वो एक पॉलिटिकल बयानी है। एक वो है कि आपको स्टेट में चलना है, तो आप पहले प्राइम मिनिस्टर से मिलने आ गए, बावजूद तनकीद के आप दोबारा SIFC की मीटिंग में आ गए और एक अच्छी पिक्चर भी बनी जो दुनिया को दिखाती है कि सब कुछ के बावजूद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको चलाना है। और आज मैं आपको बताऊँ, उन्होंने मीटिंग में भी ये बात कही SIFC में, गंडापुर साहब ने, कि जी मुझे इस बात की एश्योरेंस चाहिए कि अगर इन्वेस्टमेंट मेरे सूबे में होगी तो मुझे हिस्सा मिले, और वहाँ उनको जवाब दिया गया कि पूरा हिस्सा आपको मिलेगा, जिस सूबे में इन्वेस्टमेंट होगी वो उसका मालिक होगा। ऐसे नहीं होगा कि सूबे को काट के विफाक ले जाएगा। ये मैं आपको वो बता रहा हूँ जो अभी जारी नहीं हुई है, या पता नहीं जारी करेंगे कि नहीं, लेकिन चारों चीफ मिनिस्टर्स ने अपनी अपनी बात की। जहाँ आप मरियम नवाज़ की बात कर रहे हैं, उनके वालिद नवाज शरीफ जब धरना लेके ही आए थे और उनको पता था कि कौन धरना करा रहा है, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया, वो इमरान खान के घर चले गए थे, बन्नी गाला में जाके मिले थे। ऑप्टिक्स उन्होंने भी बहुत यूज़ किए थे कि किसी तरीके से ये जंगो जदल में ना बदलें। चीज़ें पता थी, लेकिन इसके बावजूद जवाब में क्या आया कि नहीं, एक लंदन प्लान था उस वक्त और तैयार था मामला कि लड़ना ही लड़ना है। फिर 16 में भी आ गए। मरियम नवाज़ 9 मई को भी देख रही हैं, जब बात कर रही हैं रुथलेस होने की या गुफ्तगू करते हुए, वो खुद जेल में भी होके आई हैं। मतलब आप कह दें कि जी लीडर हैं, उन्हें अपना भूल जाना चाहिए, लेकिन इंसान तो अंदर से वो भी है ना, कि उनकी बेटी भी खड़ी है, उनका बाप भी खड़ा है, उन्हें इमरान खान साहब के ऑर्डर पे कोट लखपत जेल से उठाया जाता है, तो वो भी कहीं पे लीडरशिप की खास निशानी ये भी तो होती है। नहीं, मैंने इसीलिए कहा, मैं कहा आप कह दें, मैं कह दूं, नहीं, मैं और आप ये कह दूं, लेकिन जिस शख्स ने पर्सनल गुस्से में, इमरान खान ने ये कुछ किया हो और उसकी पार्टी 9 मई कर चुकी हो, ठीक है, जमानतें होनी चाहिए, लोग बरी भी होंगे, फौजी अदालतों का भी फैसला सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया हुआ, खत्म करना चाहिए, या उनको ओके कर दें या ना कर दें, ताकि वो भी आ जाए, लोग 102-10 वहाँ पे खड़े हुए हैं। लेकिन इशू ये है कि ये बातचीत से हल होना चाहिए। आप धमकियाँ कोई भी लगाए, वो सूबा लगाए, मरकज़ लगाए और सूबे एक दूसरे को लगाएं, उसका फ़ायदा कोई नहीं होने का। अब तक देख लें पाकिस्तान में इस पॉलिटिक्स का पर्सनैलिटीज़ को तो फ़ायदा हो सकता है, पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं होता। अब आरफा, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, पीटीआई की जो पॉलिसी की कन्फ्यूजन की बात हो रही है, तो हुकूमत पे क्या जिम्मेदारी आती है, वो तो बात हम कर ही रहे हैं यहाँ पे, लेकिन उमर अयूब साहब है, उन्होंने आकर वाज़ेह तौर पे कहा कि मुज़ाकरात तब तक नहीं जब तक हमारा लीडर बाहर नहीं आ जाता। आज मैं गौहर साहब को सुन रही थी, बैरिस्टर गौहर साहब
कहने को पार्टी के चेयरमैन हैं, लेकिन उनकी बातों से बहुत मुख्तलिफ किस्म की आरा पार्टी के लोग आके मीडिया पे दे रहे होते हैं। गौहर साहब कहते हैं कि हमने मशरूत नहीं किया मुज़ाकरात को रिहाई के साथ। सो डू यू थिंक के चांसेस बढ़ेंगे वे आउट निकलने के अगर बयानात एक जैसे हों पीटीआई के? आप महसूस कर रही हैं कि तजादात हैं बयानात में? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो बयानात में हमेशा तजाद रहता है। वो तो जब पावर में भी थे, इमरान खान साहब बाहर भी थे, लीड भी कर रहे थे, पार्टी के अंदर हमेशा बहुत शोर रहता है। एंड एज आई सेड कि ये एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मसला है जो उनको खुद हल करना है, और ये अभी का कोई नहीं है, ये हमेशा से रहा है। जब पावर में भी थे तब भी इनके यही हालात रहे। बट देखिए, मसला ये है कि हम एक जमात जिसको पिछले पता नहीं कितने महीने हो गए हैं, उसके ऊपर कॉन्स्टेंटली रियासत का एक प्रेशर है, उससे एक्सपेक्ट करते हैं बार बार कि वो अपना रवैया तब्दील करेगी तो फिर हालात बेहतर हो जाएंगे। मगर दूसरी तरफ भी तो हम जरा तवज्जो दें। सहाफ़ी हैं, सहाफ़ियों का काम ये होता है कि जो कमज़ोर है उसके लिए आवाज़ उठाए। तो देखिए, रियासत या क्या कर रही है, पहले उनसे उनका सिंबल ले लिया। उनको इलेक्शन में मुझे बताएं कि कितने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स थे जो कैंपेन कर सकते थे? ज्यादातर ने अंडरग्राउंड से इलेक्शन लड़ा, फिर भी लोगों ने उनको वोट दिया, इलेक्शन रिजल्ट्स तब्दील किए गए, जो आए उसके बाद रिकाउंटिंग में तब्दील किए गए। अब उनको आप रिजर्व सीट्स नहीं दे रहे, बाकी जमातों में बांट दी। उसके साथ साथ आज आप देखें अखबारों में ये खबर थी कि जी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी उनको नहीं देना। तो मतलब कि ये एक जमात नहीं है, इसको अब उनको बहुत से सेनेट के नॉमिनेशन पेपर्स में भी मुश्किलात पेश आई मुतादिद रहनुमाओं ने। आरफा, टू ऐड टू व्हाट यू आर सेइंग। जी, तो वही बात है कि अब मुझे बताएं कि ये एक जमात है और इस जमात को बहुत से लोगों ने वोट दिया है। सो ये मसला ये नहीं है कि इमरान खान क्या कह रहे हैं, मसला ये नहीं है कि ये बैरिस्टर गौहर क्या कह रहे हैं और अगर वो एक आवाज से बात करेंगे। मसला ये है कि अगर मुल्क को आगे बढ़ाना है तो एक जो बहुत बड़ी जमात है, जो एक सूबे को रिप्रेजेंट करती है, जिस सूबे में भी बहुत सारे मसाइल हैं मगर उनको और जगहों से भी वोट पड़ा है, तो आपने अगर उनको हिस्सा सिस्टम का नहीं बनाना और कॉन्स्टेंटली उनको दीवार से लगाना है, तो फिर आप उनके वोटर्स को क्या पैगाम दे रहे हैं? आप क्या नहीं चाहते कि वो जो वोटर्स हैं उनको लगे कि ये उनका भी मुल्क है और इस मुल्क में जिनको वो वोट देते हैं उनका भी हिस्सा है? ये कह देना कि जी बैरिस्टर गौहर ने ये नहीं किया था, वुकला ने ये नहीं किया था। अरे भाई, ये बातें तो हम बहुत सुनते रहे हैं। जब नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन हुई थी तब भी यही सुना था कि जी वुकला ने ठीक तैयारी नहीं की, वुकला ने केस खराब किया। नहीं, हमें मालूम है कि उस केस का फैसला क्यों आया था और किस वजह से आया था, और उसके अंदर वुकला की कॉम्पिटेंस जो है मेरे ख्याल में ना तब इशू था और ना अब इशू है। ये समझना कि उनके वुकला ज्यादा बेहतर आर्ग्यू करते या बेहतर स्ट्रैटेजी बनाते तो सीट्स मिल जानी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। ये पता नहीं जी, जो मैंने तारीख पढ़ी है पाकिस्तान की उसमें तो ये मैंने कभी नहीं देखा, क्योंकि भुट्टो के केस में भी ये कहा गया था कि उनके लॉयर ने अगर बेहतर केस प्रिपेयर किया होता तो शायद उनको ये सजा ना मिलती। तो ये बातें जो है ना, ये हम जिसने तारीख पाकिस्तान की पढ़ी है हम सबको मालूम है कि ये फैसले क्यों होते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे दिस इज नॉट अबाउट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ये अगर हम एक तरफ मानते हैं कि ये यूथ वोटर है, ये फ्यूचर का वोटर है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा है, तो भाई उसको अगर अपने साथ रखना है तो इस जमात के ऊपर जो ये प्रेशर्स हैं ये कहीं ना कहीं कम करने पड़ेंगे। अगर तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ आपने सिक्योरिटी चैलेंज को हैंडल करना है तो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को साथ मिलाएंगे तो आप हैंडल करेंगे ना। उनसे लड़ाई लड़के कैसे आपने इस मसले को हल करना है? बिल्कुल सही आरफा, जो आप बात कह रही हैं मैं चाहूँगी के बाद इसको भी आगे बढ़ाएं। और बिलखुसूस अब हम बात करें कि जो हुकूमती फैसला साजी है उसमें क्या शहबाज साहब की हुकूमत के रास्ते में पीपल्स पार्टी रुकावट बन सकती है? कुछ ऐसे मामलात हैं जिसके ऊपर बड़ी खुलकर मुखालफत कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इस पर हम बात करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम बात करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर इख्तलाफ कर रही है। जो पॉलिसी आगे इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी तमाम तज्ज़ियों के मुताबिक इस हुकूमत शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को, उनमें से कुछ अहम निकात के ऊपर। आमिराना साहब, मैं ये आपसे जानना चाहूँगी NFC अवार्ड के हवाले से जब आप गुफ्तगू करते होंगे पीपल्स पार्टी के हलकों में भी, तो ये जो सीरियसनेस हमें टॉक शोज़ में दिखाई जा रही है, जैसे कुंडी साहब कल हमारे प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा 18वीं तरमीम के मुख्तलिफ निकात पर तो बात हो सकती है, लेकिन NFC अवार्ड के हवाले से तो आउट ऑफ
ऑफ क्वेश्चन है कि कोई बात हो। ये वही पॉलिसी है पीपल्स पार्टी की जो उनको उनके लिए करार भी दिया जाता है कि गलबा जो है वो ना मिले, मलबा ना मिले, गलबा मिल जाए हमें पूरे सिस्टम के ऊपर। अहम कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस उनके पास हैं इस वक्त। या आप समझते हैं कि ये संजीदा मसाइल शहबाज साहब के लिए बन सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन के रास्ते? देखें, ख्वाहिश किसी की भी हो सकती है। 18वीं तरमीम जब से हुई है, लोगों के और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से क्वेश्चन है कि 50% सूबों को देने के बाद 57% पीछे बचता क्या है? डिफेंस बजट, कर्जे और तनख्वाहें। और एक्सपेक्टेशन क्या है कि दूध शहद की नहरें वफाकी हुकूमत सूबों में बहा दे, हर लोगों को दे दे। ठीक है, होनी भी चाहिए, लेकिन एक्चुअली तो नहीं है। और जब आप कोई एक पार्टी सारी जगह पे रूल कर रही हो ना, तो फिर आप कह सकते हैं कि जी मैं बड़ा भाई, मैं छोटा भाई, मैं कटवा सकता हूँ, मैं पैसे दे सकता हूँ। जो नवाज शरीफ ने NFC का अवार्ड कराया था तब यही बात हुई थी। आज आप किसी को भी नहीं मना सकते कि जी KP का चीफ मिनिस्टर क्यों पैसे कटवाएगा जी, मुराद अली शाह क्यों कटवाएंगे पैसे जी। वो कहेंगे हमें और दो। जो बात वो कहते भी हैं मुराद अली शाह के, आइनी तौर पे बढ़ तो सकता है, कम नहीं हो सकता, लेकिन आइन के अंदर अगर आप गुंजाइश निकालेंगे तो कम और ज़्यादा दोनों हो सकते हैं। लेकिन इशू ये है कि फेडरल गवर्नमेंट को अपनी वो बढ़ानी है इस्तेदाद, पैसे जो आज शहबाज शरीफ कह भी रहे थे कि जी हमें मुहासिल बढ़ाने हैं, तो वो उसके लिए मेरे और आपकी तनख्वाह पे इनकी नज़र होती है। इनकी नज़र वो मोबाइल टेलीफोन की चार्ज पे है, पेट्रोल के ऊपर लेवी लगाने पे है। ये जो एक्चुअली बड़ा ज़मींदार है, जो ताजिर है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो एक्सपोर्ट के नाम पे रिबेट खाता है, उसकी तरफ तो ये घुसते ही नहीं जहाँ पे एक्चुअल पैसा पड़ा हुआ है। ये सोचने का और आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन यही होगा, क्योंकि ये तो कॉस्मेटिक है ना कि जी वो आप तैयार हो जाएं कड़े फैसले। हमें तो पता है कि हमें और कोड़े मारे जाने हैं IMF के बाद। आम आदमी के साथ तो कोई रियायत नहीं होनी। शहबाज शरीफ का कमाल ये होगा कि अपने उन ताजरों को, इंडस्ट्रियलिस्टों को, रियल एस्टेट बिल्डर्स को टैक्स करें कि जी उनसे पैसा लेना है आम आदमी की रिलीफ के लिए। IMF कब कहता है कि छोटे आदमी पे पैसे लगाएं, टैक्स लगाएं? वो तो कहते हैं कि आप अपनी इखराजात और आमदन में तवाज़ुन पैदा लेकिन करें। खास उनका NFC के ऊपर फोकस है, जो आजकल IMF बातचीत कर रहा है। हमारे सुफरा से मुलाकात की एक पॉइंट है जिसके ऊपर वो बड़े फोकस है। नहीं, उन्होंने कहा है, लिख के भी कहा है, वो कह रहे हैं, लेकिन ये बात हमने भी बता दी कि हम इसको कर नहीं सकते। ना तो कोर्ट से ऑर्डर हो सकता है, ये आईनी तरमीम के जरिए ही हो सकता है ना, जुबानी तो नहीं हो सकता। और इस वक्त आप जो पीपल्स पार्टी की बात आपने ब्रेक से पहले भी कही थी, पीपल्स पार्टी को क्या पड़ी हुई है कि वो अपने पैसे सिंध के कटवा ले चलें, अगर उनका और वो बलूचिस्तान में है वो भी चला जाए, वो किस खुशी में विफाक को पैसे तो देंगे? फिर वो हर चीज के अंदर ये जो पोजीशन ले रहे हैं कि हम इस कौम की मईशत बचाने और इस्तेहकाम लाने के लिए सारे इकट्ठे हो रहे हैं इस बार भी, और 16 महीने के अंदर भी बार बार यही जवाब दिया गया, तो वो फिर कहाँ रह जाएगा? नहीं, वो गपशप है। देखें, बिलावल भुट्टो ने तो बेरत इख्तियार की ना, एकदम कहा कि ना ना हमारा कोई ताल्लुक नहीं, वो शहबाज शरीफ थे, हुकूमतें उनकी थी, वजारतें उनकी थी, वो पॉलिटिकली खेल। आमिर साहब मैं बाकी मेहमानों को भी शामिल कर लेती हूँ। आमिर ज़िया साहब, ये एक अमूमी तरीका जो पीपल्स पार्टी ने 16 माह में भी साथ दिया शहबाज साहब का, निकलते साथ इलेक्शन कैंपेन के अंदर बिलावल साहब ने, आमिर राना साहब कह रहे हैं बिल्कुल मुकर गए, वो बहुत सारी चीज़ों से मुकम्मल तनकीद की। आप समझते हैं ये एक वही सिलसिला है, या ये पीपल्स पार्टी और शहबाज साहब की हुकूमत के फॉल आउट की भी एक वजह बन सकता है? देखिए, फितरी तौर पे कोई इत्तेहादी नहीं है और इनमें इनहेरेंट कंट्रडिक्शंस हैं। कोई ये समझे कि जनाब ये ऐसे फैसले करेंगे जो वाकई मुल्क के बेहतरी के लिए होगी, जैसे अभी NFC की आप बात कर रही हैं, 18वीं तरमीम के जो और कुछ मुतनाज़ा नुकात हैं, उस पर ये लोग जो है आई टू आई नहीं देखते, उस पर समझौता नहीं हो सकता। हमें पता है कि जब तक NFC ने पाकिस्तानी मईशत को डिफॉर्म कर दिया है, उस वक्त जो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन है कि आप 56.7% सूबों को दे देते हैं, तमाम मसाइल सूबों के पास चले गए और जिम्मेदारियां जो है वफाक के पास हैं, चाहे वो कर्जों की हो और चाहे वो डिफेंस की हो या दीगर उसके मामलात हो। तो ये चीज चलने वाली नहीं है। उसकी वजह से चाहे वो वर्ल्ड बैंक की मुझे रिपोर्ट याद है कई साल पहले आई थी जिसमें उन्होंने NFC पे पहली मरतबा एतराज किया था। IMF को यही कंसर्न है, जो लोग वफाक परस्त होते हैं उन्हें यही एक वो है, क्योंकि पाकिस्तान कोई 4 मुल्क नहीं है, पाकिस्तान तो एक मुल्क है ना, और उसमें बहुत सारी चीजों को बिल्कुल डिवोल्यूशन ऑफ पावर होनी चाहिए। लेकिन डिवोल्यूशन ऑफ पावर का मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ मरकज से लेकर सूबे में उस चीज को मुंजमद कर दें और उसके आगे डिवॉल्व चीजें ना हो रही हो, तो उसमें बड़ा एक कंट्रडिक्शन है। और यकीनन अगर पाकिस्तान की मईशत को आपको ठीक करना है तो NFC को रीथिंक करना पड़ेगा, अपनी वसाइल की तकसीम को रीथिंक करना पड़ेगा। तो एक तो ये बात हो गई। और ये जो अभी आमिर इलियास राना साहब फरमा रहे थे कि अगर आपको मजीद पैसे मोबिलाइज करने हैं तो मोबिलाइज कहाँ से करेंगे? आपकी मईशत पहली घुटनियों पर आ गई है, जब इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी तो आप मजीद कहाँ से रेवेन्यूज कलेक्ट करेंगे? जो लोग ऑलरेडी बहुत ही टैक्स दे चुके हैं, दे रहे हैं, उनका गला आप कब तक घोटेंगे जब तक आप नए एवेन्यूज तलाश नहीं करते? तो अगर आप एग्रीकल्चर टैक्स पे जाते हैं वो प्रोविंसेस के पास है, ठीक है ना। और इसी तरह अगर आपको प्रॉपर्टी टैक्स लेकर आना है या ट्रेडर के पास जाना है,
उसमें मज़ाहिमत बहुत होगी, वहाँ पीएमएल नून का अपना इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। तो मैं नहीं समझता सर मेरे पास कि वक्त खत्म हो रहा है आमिर साहब, बिल्कुल जैसे आप बात कर इसमें ये ऐड करते हुए कि ये मुश्किल फैसले जिनको सियासतदान हमारे कहते हैं वो खास तौर पे मुश्किल उनके लिए इसलिए होते हैं कि उनको अपने सियासी सपोर्ट को भी सर चलना होता है और दीगर मामलात को भी साथ देखकर चलना होता है। सो बहुत शुक्रिया आमिर ज़िया साहब, आरफा नूर साहिबा, आमिर इलियास राणा साहब, आप तीनों के कीमती वक्त का। नाज़रीन देखते हैं जैसे आमिर ज़िया साहब ने कहा पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेहाद कोई फितरी इत्तेहाद नहीं है, शहबाज साहब की हुकूमत के दौर में इस चीज़ को गलत साबित करने में कामयाब होते हैं या वाकई ये बात दुरुस्त साबित होती है, ये हमें आने वाले दिनों में देखना होगा, बिलखुसूस बजट के आसपास। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।